प्रताप हाउस में दादी जब किचन में पानी लेने आई तो उन्होंने सारा किचन बिखरा हुआ देखा। ये देखकर दादी समझ गई कि हो ना हो नील, निहाल और रुद्र आए हैं। ये सोचकर दादी पहले अवनी के कमरे में गई तो देखा नील अवनी के साथ मिलकर कपड़े अरेंज कर रहा था। उसके बाद दादी ने किट्टू के कमरे में जाकर देखा तो रुद्र किट्टू के साथ प्यार से सो रहा था। ये देखकर दादी ने मन ही मन में कहा, किट्टू तो सच में बहुत प्यारी है जो उसने रुद्र को माफ कर दिया। रुद्र की किस्मत बहुत अच्छी है जो उसे किट्टू जैसा जीवन साथी मिला है। फिर दादी ने नव्या के कमरे में जाकर देखा तो वहां दिशा अकेली सो रही थी। ये देखकर दादी ने सोचा कहीं ये लोग शुभ के कमरे में तो नहीं है। ये सोचकर दादी शुभ के कमरे में गई तो देखा नव्या, निहाल और शुभ आपस में बातें कर रहे थे। ये देखकर दादी ने अपने मन ही मन में कहा, हे भगवान, मेरे बच्चों को ऐसे ही सुकून से रखना, किसी की बुरी नजर मेरे बच्चों को ना लगे। दूसरी तरफ नील ने अवनी के सारे कपड़े अरेंज करवा दिए। अवनी ने कहा, काफी रात हो गई है नील, अब आप चले जाइए। नील ने थोड़ा सीरियस होते हुए कहा, अब बहुत रात हो गई है और मैं थक गया हूँ, इसलिए अब मैं कहीं नहीं जा रहा, सुबह जाऊंगा। इस पर अवनी ने कहा, तो आप सोएंगे कहाँ पर? नील ने सोफे की तरफ इशारा करते हुए कहा, यही सोफे पर। अवनी ने कहा, ये सोफा कुछ छोटा नहीं है आपकी हाइट के हिसाब से? नील ने कहा, हाँ छोटा तो है पर मैं मैनेज कर लूंगा, तुम सो जाओ। इस पर अवनी ने बेड की तरफ इशारा करते हुए कहा, ज्यादा शरीफ मत बनिए, चुपचाप से आकर यहीं सो जाइए। ये सुनकर नील ने अवनी का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचकर उसे बाहों में भरकर कहा, मैं तो शरीफ बनना ही नहीं चाहता, मैं तो बस इंतजार कर रहा था कि कब तुम मुझे ऑफर करो। ये सुनकर अवनी ने हंसते हुए नील के सीने पर मारते हुए कहा, नील आप भी ना। नील अवनी को अपनी गोद में उठाकर बेड पर ले आया और फिर दोनों एक दूसरे से प्यार भरी बातें करते हुए सो गए। अगली सुबह रुद्र की जब आंख खुली तो उसने किट्टू को धीरे से साइड में लिटा दिया। किट्टू अब भी नींद में ही थी। रुद्र ने किट्टू के माथे पर किस किया और फिर कमरे से बाहर चला गया। दूसरी तरफ नील ने भी अवनी के गालों को प्यार से सहलाया और फिर वो भी कमरे से बाहर चला गया। इधर निहाल भी शुभ के कमरे से निकलते हुए बोला, शुभ मुझे अब जाना पड़ेगा क्योंकि अगर दादी को पता चल गया तो फिर हमारी खैर नहीं। और फिर वो तीनों दादी के उठने से पहले ही प्रताप हाउस से निकल जाना चाहते थे। अभी तीनों चुपचाप गेट तक ही गए थे कि तभी दादी ने उन्हें पीछे से आवाज देकर कहा, अब आ ही गए हो तो तीनों नाश्ता करके ही जाना। ये सुनकर तीनों एक साथ पलट गए और अपनी नजरें नीची करके खड़े हो गए। तब दादी ने थोड़ा सख्ती से कहा, इतने भी भोले नहीं हो तुम तीनों जितना मेरे सामने बनते हो। ये सुनकर उन तीनों को हंसी तो आ रही थी पर वो तीनों हंस नहीं रहे थे और वो तीनों बस चुपचाप खड़े रहे। तभी रामू ने आकर दादी से कहा, मालकिन 2 नौकर को छुट्टी चाहिए, दे दूं? दादी ने कहा, हाँ हाँ दे दो, जिन जिन को छुट्टी चाहिए। मेरे सामने पहले से ही 3 नौकर खड़े हैं, एक रसोई संभालेगा, एक कपड़े धोएगा और एक बच्चों को संभालेगा। फिर दादी ने रामू को देखकर कहा, रामू तुम्हें पता है कल रात 3 नए नौकर आए हैं? ये सुनते ही रुद्र, नील और निहाल एकदम से खड़े हुए और कहने लगे, दादी नाश्ता कर लिया है, क्या अब हम जा सकते हैं? सुनते ही शुभ, नव्या, किट्टू और अवनी को हंसी आ जाती है पर वो अपनी हंसी को कंट्रोल कर लेते हैं। और फिर दादी थोड़े गुस्से में बोली, कोई लेट नहीं हो रहा है, बैठो और खाना खाकर जाओ। ये सुनकर तीनों फिर से चुपचाप बैठ गए। तभी दादाजी भी डाइनिंग टेबल पर आ गए। दादी ने दादाजी को देखकर कहा, संजय के पिताजी, मैं सोच रही हूँ कि अवनी के पेरेंट्स से नीलकंठ के रिश्ते की बात कर ली जाए। ये सुनकर अवनी को गुस्सा आ गया। अवनी ने गुस्से में कहा, दादी जी मैं किसी नीलकंठ से शादी नहीं करूंगी। मैंने आपको सब कुछ बता दिया, फिर भी आप मेरी शादी किसी नीलकंठ से करना चाहती हैं? और फिर ये कहने के बाद अगले ही पल अवनी की आंखों में आंसू आ गए और वो डाइनिंग टेबल से उठकर अपने कमरे में चली गई। इस पर दादी ने नील को इशारा किया और वो अवनी के कमरे में चला गया। अवनी इस वक्त अपने कमरे के बेड पर पेट के बल लेटकर रो रही थी और नील उसे गेट से खड़ा होकर देख रहा था। नील ने कहा, क्या हुआ अवनी, इतना क्यों रो रही हो? नील की बात पर अवनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने अपने पास पड़े हुए टेडी बियर को उठाकर नील की तरफ फेंकते हुए कहा, आपको नहीं पता मुझे क्यों रोना आ रहा है? दादी मेरी शादी किसी नीलकंठ से करने के लिए तैयार बैठी है और आप होगी कुछ कर ही नहीं रहे हो, उल्टा मुझसे पूछ रहे रो क्यों रही हो? और फिर अवनी बेड से खड़ी हो गई और उसने नील को पॉइंट करते हुए कहा, अगर कोई नीलकंठ मेरी बारात लेकर आए तो भगवान कसम जिंदा नहीं छोड़ूंगी, उसे जान से मार दूंगी, समझे आप? मैं बस आपसे शादी करूंगी, किसी और से नहीं। इतना कहकर अवनी फिर से रोने लगी, लेकिन नील के चेहरे पर इस वक्त एक सुकून की मुस्कान थी कि उसकी अवनी उससे इतना प्यार करती है।
इसके बाद नील ने अवनी को धीरे से गले लगाकर उसका सिर सहलाते हुए कहा, चुप हो जाओ। नील के ऐसा कहने पर अवनी ने भी नील को कसकर गले लगा लिया। मैं सच कह रही हूँ नील, मैं आपके अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। आप प्लीज दादी को समझा दो, नहीं तो वो मेरी शादी नीलकंठ से करा देगी। इस पर नील ने अवनी के बालों में हाथ फेरते हुए कहा, अच्छा ये बताओ मेरा पूरा नाम क्या है? अवनी ने फिर गुस्से में कहा, आपका पूरा नाम कुछ भी हो, मैं उस नीलकंठ से शादी नहीं करूंगी। लेकिन फिर अगले ही पल अवनी को समझ आ गया कि नील का पूरा नाम नीलकंठ है, और फिर ये समझते ही अवनी नील से थोड़ी दूर हुई और फिर उसने हैरानी से अपने हाथों को अपने मुंह पर रखते हुए कहा, मतलब दादी मेरी और आपकी शादी की बात कर रही थी? इस पर नील ने हाँ में गर्दन हिला दी। इसके बाद तो अवनी ने एक्साइटेड होकर कहा, नील मतलब आप मेरी बारात लेकर आएंगे, हमारी शादी होगी, सच में हमारी शादी होने वाली है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि दादी हमारी शादी की बात कर रही है। यस 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 यस। और फिर ये कहते हुए अवनी ने नील को गले लगा लिया। नील ने अवनी की कमर को रब करते हुए कहा, बस बस बस, अब मेरी टी शर्ट से नोजी मत लगा देना। पर अवनी ने अपनी नाक नील की टी शर्ट पर रगड़ते हुए कहा, लगाऊंगी, अब तो ये टी शर्ट भी मेरी है और ये टी शर्ट वाला भी मेरा। नील ने कहा, अच्छा चोरनी, तुमने मेरी कितनी टी शर्ट चुराई है? अवनी ने नील के सीने पर उंगली चलाते हुए कहा, 14। फिर नील ने अवनी का चेहरा ऊपर करते हुए पूछा, और परफ्यूम? अवनी ने शर्माते हुए कहा, 4। नील ने कहा, और क्या क्या चुराया है मेरी चोरनी ने? अवनी ने नील से नजरें चुराते हुए कहा, एक घड़ी, एक वॉलेट, एक शूज और एक शर्ट। इस पर नील ने हंसते हुए कहा, मेरे 4 इनर भी गायब है, वो भी चुराए क्या? अवनी ने हंसते हुए कहा, नील आप भी ना। इस पर नील ने हंसते हुए कहा, मेरे पास वैसे ही गिने चुने कपड़े होते हैं, उसमें से भी आधे तुम चुरा लेती हो। ये कहकर नील ने अवनी के माथे को किस करते हुए कहा, अब तो खुश हो, आखिर अब हमारी शादी होने जा रही है। इस पर अवनी ने खुशी के मारे अपने दोनों हाथ फैलाकर कहा, इतनी सारी खुश। और फिर नील और अवनी बाहर डाइनिंग टेबल पर आ गए। इस वक्त अवनी सबको चोर नजरों से देख रही थी, क्योंकि अभी अभी अवनी का सबके सामने पोपट बना था। तभी दादी ने दादाजी की तरफ देखकर कहा, अवनी इतना शर्माने की जरूरत नहीं है, शादी के बाद तो रोज ही पोपट बनता है, सही कहा ना संजय के पिताजी? ये बोलकर दादाजी दादी को देखकर हंसने लगे। तभी निहाल ने हंसते हुए धीरे से शुभ के कान में कहा, दादी तो दादाजी को भी नहीं छोड़ती। तभी रुद्र ने नील को कुछ इशारा किया। फिर तभी नील ने दादा और दादी से कहा, दादाजी दादी, मुझे और रुद्र को आपसे कुछ बात करनी है। ये सुनकर दादी और दादाजी एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे और फिर नील बोला, फिक्र करने की जरूरत नहीं है, कोई खास बात है जो आप दोनों से करनी बहुत जरूरी है। इस पर दादाजी बोले, ठीक है, नाश्ता करने के बाद बात करेंगे। और फिर दादाजी जब नाश्ता करके कमरे में आए तो उनके साथ रुद्र और नील भी आए। और फिर रुद्र ने कहा, दादी और दादाजी, दिशा आज से यहीं रहेगी हमारे साथ, वो अनाथ आश्रम नहीं जाएगी। और फिर रुद्र और नील ने दादाजी और दादी को वो सारी बातें बता दी जो रूपवती ने बताई थी। इस पर दादी ने हैरानी से कहा, हे भगवान, इस बच्ची के साथ इतना सब कुछ हो गया। तभी उस दिन वो सोमनाथ को देखकर कांप रही थी। दादाजी ने कहा, तुम बेफिक्र रहो, दिशा आज से हमारे घर ही रहेगी, हमारी अमानत बनकर। ये सुनकर रुद्र ने आगे कहा, दादी और दादाजी, मैं चाहता हूँ कि शुभ की शादी दिशा से हो। इस पर दादाजी मुस्कुराकर बोले, मुझे तुम्हारा ये सुझाव अच्छा लगा रुद्र, दिशा की पढ़ाई पूरी होने दो, उसके बाद हम दिशा की शादी शुभ से कर देंगे। और फिर दादाजी और दादी जी की बात सुनने के बाद रुद्र और नील कमरे से निकल गए। वही शुभ दादा दादी के कमरे के बाहर खड़ा हुआ ये सब सुन रहा था, और ये सब बात सुनकर शुभ को रुद्र पर बहुत गुस्सा आ रहा था। शुभ ने मन ही मन में कहा, मैं इस लड़की से शादी नहीं करूंगा, मेरा कोई स्टैंडर्ड है, मैं दिशा जैसी लड़की से कैसे शादी कर सकता हूँ, और वैसे भी मैं किसी और से प्यार करता हूँ। ये सब सोचते हुए शुभ गुस्से से अपने हाथ में लैपटॉप लिए हुए हॉल में घूम रहा था। तभी दिशा दादी के कमरे की तरफ चाय लेकर जा रही थी। तभी अचानक से शुभ पलटा तो वो दिशा से टकरा गया, जिसकी वजह से सारी चाय दिशा के हाथ पर गिर गई और दिशा का हाथ जल गया। ये देखकर शुभ को गुस्सा आ गया और उसने चिल्लाते हुए दिशा से कहा, दिखाई कम देता है, अंधी हो? शुभ के इतना चिल्लाने से दिशा तो जैसे सहम गई, उसके मुंह से कुछ नहीं निकल रहा था, ऊपर से उसका हाथ भी जल गया था, लेकिन उसने अपने जले हुए हाथ पर ध्यान नहीं दिया। वहीं शुभ ने आंखें दिखाते हुए गुस्से में कहा, तुम्हारी वजह से मेरा लैपटॉप खराब हो गया है, पता है कितनी कीमत है इसकी? सारी जिंदगी भी कमाओगी ना, तब भी मुझे लैपटॉप के पैसे नहीं दे पाओगी। मुझे तो समझ नहीं आता तुम यहाँ रहती क्यों हो? कल तो कह रही थी निहाल भैया मुझे छोड़ आओ, तो चली क्यों नहीं जाती?
शुभ की ये बातें सुनकर दिशा सहम गई और डर के मारे अपनी नजरें झुकाए खड़ी थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी शुभ ने गुस्सा करते हुए आगे कहा, पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं उठकर। दादी ने भी घर को अनाथ आश्रम बना रखा है। शुभ इतना ही कहता है कि तभी शुभ के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा और वो थप्पड़ दादी ने मारा था। दादी गुस्सा करते हुए बोली, तेरे तीनों भाई कल पिटे हैं ना, तब भी तू वही गलती कर रहा है। क्या हो गया है तुझे? एक लैपटॉप ही था ना, उसके लिए तू इस बच्ची पर इतना चिल्लाएगा? अगर तेरे दादाजी को बता दूंगी तो जानता है वो तेरा क्या हाल करेंगे। ये सुनकर शुभ ने एक नजर दिशा को गुस्से से देखा और फिर वहां से चला गया। और फिर दादी ने दिशा के सिर पर हाथ फेर कर कहा, बेटा इसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। दादी की ये बात सुनकर दिशा ने कहा, प्लीज मुझे वापस भेज दीजिए, मुझे यहाँ नहीं रहना, प्लीज मुझे भेज दीजिए। दादी ने कहा, दिशा तुम आज से यहीं रहोगी और अपनी पढ़ाई पूरी करोगी, और अब मुझे कुछ नहीं सुनना, अब जाओ अपने कमरे में। वहीं शुभ दादी और दिशा की बातें सुन रहा था। शुभ ने कहा, तुम्हें जाना है ना, तो तुम्हें मैं छोड़कर आऊंगा। तुम्हारी वजह से दादी ने मुझे चांटा मारा है, अब तो तुम्हें मैं यहाँ रहने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या हो जाएगी शुभ और दिशा की शादी? क्या करेगा शुभ? कौन है दिशा? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर।